हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज का पर। मैं हूं आपका दोस्त संपत तिवारी। रात 8 बजे आपको स्पेशल क्लास मिल रही है। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हमारी जो क्लासेस चल रही हैं वो एपीएफसी, ईपीएफओ, ईओ 2025 को टारगेट करके चल रही हैं। बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं, लेकिन ये मान के चलिए कि 2025 में आपको रिक्रूटमेंट देखने मिलेगा। ठीक है, और उस एक चीज़ को लेकर हम जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैंने आप सही बच्चों से जब कोर्स स्टार्ट किया तो उससे पहले भी बोला था कि भाई हम जो ये कोर्स है वो स्टार्ट करें इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम ये बात नहीं करेंगे कि नोटिफिकेशन कब आने वाला है। यदि आप में 6 से 8 महीने का पेशेंस है और आप दिसंबर तक वेट कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हैं, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन जरूर कीजिए जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। और उसी प्रॉमिस को आज तक हम रख के कंटिन्यू कोर्स चला रहे हैं। पिछले साल भर से मैंने कभी भी ये नहीं बोला कि नहीं इस बीच में आ जाएगा, इस बीच में आ जाएगा। भले ही कई यूट्यूबर्स थे और बच्चे बोले थे कि सर इधर आएगा, उधर आएगा, जुलाई में आ जाएगा, अगस्त में आ जाएगा। मैं स्ट्रिक्टली पहले दिन से बात कर रहा था कि भाई दिसंबर से पहले तक कोई चांस नहीं है। और आप लोग देख सकते हैं सितंबर इज़ अबाउट टू एंड, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तक ही चीज़ें बेटा क्लियर होंगी। मैं फिर से बोलता हूँ कि वो बच्चे जो डेडिकेटेडली ईपीएफओ की तैयारी करना चाहते हैं उन्हें इससे मतलब नहीं है कि भाई कब आ रहा है, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद कब आ रहा है, लेकिन जब भी आएगा और यदि मैं एलिजिबल हूँ तो मैं उसके लिए तैयारी करना चाहता हूँ, तो वो ही इस कोर्स को ज्वाइन करें। मैंने किसी भी स्टूडेंट को नहीं बोला कि नहीं भाई मैंने कोर्स करा दिया, क्यों? क्योंकि अभी नोटिफिकेशन आने वाला है या आ ही गया है, ऐसा वैसा कुछ भी। ठीक है, तो पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें बच्चों। तो अब जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने ऑडिट की 13 क्लासेस कंप्लीट अकाउंटिंग की 13 क्लासेस कंप्लीट करा दी थी। ऑडिट का कोर्स हमने इंग्लिश मीडियम में कंप्लीट करा दिया है। क्लियर। साथ ही हम प्रैक्टिस सेशन भी लेकर आ रहे हैं आपको। प्रैक्टिस सेशन में हमारे द्वारा क्या किया जा रहा है कि प्रैक्टिस सेशन में आपको स्पेशल प्रैक्टिस कराई जा रही है, जितना भी कंटेंट आपको पढ़ाया जा रहा है। क्लियर। अब चूंकि हमने देखा है कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लगातार कॉल्स एंड मैसेजेस आ रहे थे कि सर हिंदी मीडियम के लिए नोट्स कब आएंगे, हिंदी मीडियम के लिए कंटेंट कब आएगा, तो यहाँ पर हिंदी मीडियम के लिए कंटेंट आ चुका है। कल ऑडिट की पहली क्लास हो चुकी है, आज दूसरी क्लास है, और हम 4 से 5 क्लासेस में हिंदी मीडियम का ऑडिट भी जो है प्यारे बच्चों को कंप्लीट कर देंगे फटाफट तरीके से, जमाजम तरीके से। ठीक है, आप लोग कंटेंट को देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हिंदी है ये ट्रांसलेटेड हिंदी नहीं है, एक्चुअली टाइप्ड हिंदी है मेरे नोट्स में। ठीक है, ये हमने पेड कोर्स जो पिछली साल पेड कोर्स बनाया था, ठीक है, वो पेड कोर्स मैं आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा रहा हूँ। जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि अब इस साल नोटिफिकेशन आने तक मैं आपको फ्री में ही पढ़ाऊँगा। ठीक है, क्लियर है। बस आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है, फोकस्ड होकर पढ़ना है बस प्यारे बच्चों। चलिए, तो यहाँ पर हम बात करते हैं कल की क्लास में हमने क्या देखा था। कल की क्लास में हमने ये देखा था कि भाई अंकेक्षण क्या होता है, मतलब ऑडिट क्या होता है, उसका बेसिक देखे थे, उसकी डेफिनेशंस देखी थी। फिर हमने वहाँ पर ये देखे थे अंकेक्षण के काम क्या होते थे। तो अंकेक्षण के काम में हमने ये देखा था कि भाई हमने देखा था कि त्रुटियों को और फ्रॉड्स को, मतलब एरर्स एंड फ्रॉड्स को रोकना होता है, करेक्शन एंड डिटेक्शन होता है। तो हमने एरर्स तो देख लिए थे, एरर्स के टाइप देख लिए थे। अब उसी सीरीज़ में हम आज फ्रॉड्स और प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स को देखने वाले हैं। ठीक है, ऊपर हमने फ्रॉड्स के टाइप भी देख चुके थे, आज हम देखने वाले हैं प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड को। प्यारे बच्चों, क्या देखने वाले हैं? प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड को देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम बात करें त्रुटियों एवं छल कपट को रोकना, क्या क्या आप कर सकते हैं ताकि आप प्रिवेंट कर सके फ्रॉड्स को एंड एरर को। ठीक है, आप क्या क्या कर सकते हैं कि आप प्रिवेंट कर सके अपने फ्रॉड्स को एंड एरर को, यहाँ पर ये बात कही जा रही है प्यारे बच्चों। तो यदि यहाँ पर इस चीज़ की हम बात करें तो अंकेक्षक जो होता है, अंकेक्षक मतलब ऑडिटर, अंकेक्षण मतलब ऑडिट। तो अंकेक्षक जो होता है यदि वो पैनी नज़र रखेगा, जब वो ऑडिट कर रहा होगा तो वो वित्तीय पत्रकों को अच्छे से देखेगा, प्रमाणकों को अच्छे से देखेगा, प्रपत्रों को अच्छे से देखेगा, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो वहाँ हो रही त्रुटियों को या वहाँ पर हो रहे फ्रॉड्स को, जिन्हें हम बोलेंगे छल कपट, उनको पकड़ पाएगा। और यदि आप उन्हें पकड़ पाएगा तो उन्हें समय से पहले उनकी रोकथाम भी कर पाएगा या होने के बाद उन्हें जल्दी से पकड़ भी पाएगा। लेकिन यदि बहुत ढीला है आपका ऑडिटर, है ना, वो एक्यूरेसी से काम नहीं करता है, क्लियर, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो अकाउंटेबल नहीं है, तो डेफिनेटली आप ऑडिट में भी ऐसी गलतियां जो है वो नहीं पकड़ पाएंगे। आगे बढ़ते हैं और आगे की कहानी को समझते हैं। अदर सब्जेक्ट, हम यहाँ पर देख रहे थे ऑब्जेक्ट क्या क्या होते हैं ऑडिट के। तो इसमें हमने देखा प्रिवेंशन ऑफ एरर, प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड, है ना, मतलब त्रुटियों को पकड़ना और छल कपट को पकड़ना। इसके अलावा और क्या होते हैं वो देख लेते हैं। तो अगला है कर्मचारियों पर नैतिक प्रभाव, मतलब मोरल इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयज़। अब इसका मोरल इफेक्ट कैसे पड़ता है ऑडिट के एम्प्लॉयज़ पर, ज़रा ये समझ लीजिए कि अंकेक्षण कब से कर्मचारियों पर नैतिक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उनको इस तथ्य की जानकारी रहती है कि उनके द्वारा तैयार किए गए खातों की जांच एक विशेषज्ञ के द्वारा कराई जाएगी, तो वह काम पूरी ईमानदारी से करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, आप खुद सोचिए,
यदि आप जो भी काम कर रहे हैं, मैं आपसे बोलूँ, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, मैं आपसे बोलूँ कि भाई साहब आप जो भी पढ़ेंगे मैं वो पूछूंगा, तो आपको ये डर रहेगा कि भाई अंबर सर उनको नॉलेज है सब्जेक्ट का, अब मैं पढ़ रहा हूँ तो ये मुझसे क्वेश्चन आंसर पूछेंगे, और जब मुझसे ये क्वेश्चन आंसर्स पूछेंगे तो मुझे अच्छे से पढ़ना, नहीं तो मेरी गलतियाँ पकड़ लेंगे सर। या मैं भी जब पढ़ता था तो मैं भी यही सोचता था, या जब मैं ऑफिस में कोई काम करता हूँ तो मुझे ऑफिस में अच्छे से काम करना होता है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि कल को ये चीज़ ऑडिट हो सकती है, तो मुझे गड़बड़ी नहीं करनी। तो इस डर से बोले या इस प्रभाव से बोले, हमारे ऊपर एक मोरल ड्यूटी बनी रहती है हमारी। अगला है सरकारी अधिकारियों को संतुष्ट करना, ठीक है, टू सेटिस्फाई गवर्नमेंट ऑडियंस या अथॉरिटीज़ या ऑफिसर्स, ठीक है। तब यहाँ पर बात ये आ रही है कि भाई आप हिसाब किताब से सरकारी कर्मचारियों को संतुष्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? यदि आपने ऑडिट कर लिया है तो आप डेफिनेटली बता सकते हैं कि देखिए भाई हमारी जो बैलेंस शीट है ऑडिटेड है, क्लियर, इस फलाने ऑडिटर ने इसको वेरीफाई कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते। तीसरा है वैधानिक आवश्यकता की पूर्ति। वैधानिक आवश्यकता की पूर्ति का मतलब ये है कि कभी आप यदि कोर्ट में जाते हैं तो आपके जो ऑडिटेड डॉक्यूमेंट होते हैं, आपके जो अंकेक्षण या अंकेक्षित हो चुके हुए प्रपत्र होते हैं, वित्तीय पत्रक होते हैं, वो आपके लिए गवाह सबूत का काम भी कर सकते हैं। तो वैधानिक आवश्यकता की पूर्ति भी इसके द्वारा करी जा सकती है। अब आगे बढ़ते हैं और अगली इंपॉर्टेंट चीज़ को समझते हैं, वो है पुस्तपालन, लेखाकर, अंकेक्षण एवं अनुसंधान। तो बेसिकली हम देखने वाले बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन। हम फोकस ज़्यादा करेंगे यहाँ से ऑडिटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन पर, बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी पर हम ज़्यादा यहाँ पर ध्यान नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए पुस्तपालन या बुक कीपिंग क्या होती है। फटाफट हम इनको पढ़ते चलेंगे। पुस्तपालन का मतलब क्या है कि रुपए के लेन देन, वस्तुओं व सेवाओं आदि से संबंधित व्यवहारों को प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों में लिखने की कला क्या कहलाती है? पुस्तलेखन कहलाती है। मतलब ये है कि हमने पढ़ा था कि सबसे पहले जब ट्रांजैक्शन होता है तो हम उसे जर्नल में लिखते हैं। सबसे पहले जब कोई ट्रांजैक्शन होता है सर तो हम उसे कहाँ लिखते हैं? जर्नल में लिखते हैं। तो ट्रांजैक्शंस को जर्नल में लिखना ही, फिर से एक बार, ट्रांजैक्शंस को जर्नल में लिखना ही पुस्तपालन कहलाता है। सिंपल सी बात इतनी है, ठीक है। अब इसके अंतर्गत 4 कार्य आते हैं। तो पुस्तपालन के अंतर्गत कौन कौन से 4 कार्य आते हैं? दिमाग में बिठा लो, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल दिमाग को खाली कर दो, जो भी गुड़ गोबर भरा हुआ है, और उसमें इस चीज़ को बिठा लो कि प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों जैसे क्रय एवं विक्रय डे बुक में प्रविष्टि करना, अर्थात जर्नल तैयार करना। तो पहला काम तो क्या? जर्नल तैयार करना। पुस्तपालन का प्राइमरी मतलब ये होता है, प्रमुखता मतलब यही होता है आपका जर्नल तैयार करना, ठीक है। खतौनी या पोस्टिंग करना, मतलब जर्नल से उठाकर कहाँ ले जाना? लेजर में ले जाना। खतौनी या पोस्टिंग करना, ठीक है। पोस्टिंग को हिंदी में खतौनी कहा जाता है। खाता बही के विभिन्न खातों का योग लगाना, मतलब जितनी भी अलग अलग आपने लेजर बनाया उनका टोटल करना। खातों पर शेष निकालना, यह कार्य यांत्रिक प्रवृत्ति का होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो किस में आती? पुस्तपालन में आती हैं। तो क्वेश्चन सीधा बन सकता है कि इनमें से कौन सा एक पुस्तपालन में किया जाने वाला कार्य है या कौन सा एक कार्य नहीं है। तो आपको ये चारों कार्य याद रखने हैं कि जर्नलिंग करना, जर्नलिंग के बाद पोस्टिंग करना लेज़र में, लेज़र की पोस्टिंग के बाद जितनी भी अलग अलग लेज़र हैं उनका सम करना, और सम करने के बाद उनका डेबिट बैलेंस निकालना, ठीक है। आई होप सभी बच्चे इस चीज़ को समझ होंगे। बहुत सारे बच्चे मुझसे कमेंट करते हैं सर आपकी क्लासेस में आप ज़्यादा यहाँ वहाँ की बात नहीं करते, कम समय लेते। उसके पीछे रीज़न ये बेटा कि मैं यहाँ पर आपको एंटरटेन करने के लिए नहीं बैठा हूँ। बहुत सारे बच्चे कई लोग बोलते हैं ना कि सर वो एंटरटेन भी करते हैं। मैं यहाँ पे आपको एंटरटेन करने के लिए नहीं बैठा हूँ। एंटरटेन करने के लिए बच्चों आपके पास रील्स हैं, शॉर्ट्स हैं, मूवीज़ हैं, आप बिल्कुल देखिए, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको टू द पॉइंट नॉलेज देने के लिए, है ना। यदि आपके माइंड में ये है कि भाई पढ़ते समय भी मुझे एंटरटेनमेंट चाहिए ताकि मेरा मन लगा रहे, तो आप डेफिनेटली कहीं भी नहीं पहुँचने वाले। पढ़ते समय आपको स्ट्रिक्ट फोकस में होना पड़ेगा, है ना, स्ट्रिक्ट फोकस में होना पड़ेगा आप सभी को। वो शाहरुख खान की हमने लाइन सुनी है ना कि भाई जब आपको जीवन में सक्सेसफुल होना है तो नींद आप त्याग दीजिए, अच्छा खाना पीना आप त्याग दीजिए, 6 घंटे आराम वाली नींद, आराम, कंफर्ट जोन, सब आपको त्यागना पड़ेगा। ये इंटरेस्ट, हंसना, है ना, जो टीचर्स पढ़ाते हुए हंसी टिटोले करते हैं, यहाँ वहाँ के चुटकुले करते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स की बातें करते हैं, तो यदि ऐसी कंटेंट के लिए आप मेरे पास आ रहे हैं तो आई एम सॉरी। मैं बहुत समय से टीचर हूँ, ऑफलाइन टीचर हूँ बहुत समय से, इस तरह की चीज़ें मुझसे कभी नहीं होती और मैं आगे भी ऐसी चीज़ें नहीं कर पाऊँगा। उसके लिए आप रील्स को प्रेफर कर सकते हैं। बट यदि आप नॉलेज का पर आ रहे हैं, आप अंबर सर से पढ़ रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि इसी तरह सीरियस कंटेंट मैं आपको डिलीवर करता रहूँगा विद क्वालिटी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते और आगे की कहानी को समझते हैं। स्पाइसर एवं पैगलर ने यहाँ पर अपनी एक जानकारी जरूर दी थी, या मैं बोलूँ अपनी डेफिनेशन जरूर दी थी पुस्तपालन को लेकर। उन्होंने क्या बोला था कि पुस्तपालन व्यावसायिक तथा अन्य सौदों को मुद्रा के रूप में लिखने की एक कला है। तो मतलब ये है कि आपने जो अलग अलग ट्रांजैक्शन करे उनको मॉनेटरी फॉर्म में लिखना क्या है?
बुक कीपिंग है। मैं इंग्लिश में इसलिए बोलता जा रहा हूँ क्योंकि भले ही आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को आप इंग्लिश में ही बेहतर समझ पाएंगे, ठीक है, इसीलिए मैं उसे इंग्लिश में भी बोलता जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम पहुँचते हैं। यहाँ पर रोलैंड ने भी बोला है कि रोलैंड ने भी क्या बोला है कि कुछ निश्चित सिद्धांतों के आधार पर सौदों को लिखना क्या कहलाता है, पुस्तक कहलाता है। ये डेफिनेशन रट के जाना है, यदि नहीं रट के गए ना तो वहाँ पर सर खुजलाओगे कि काश अंबरसन ने बोला था और हमने पढ़ लिया होता, रट लिया होता तो आज ये क्वेश्चन बन जाता। फिर सोचोगे कि कौन सा पैगलर ने कहा था और कौन सा रोलैंड ने कहा था, ठीक है। रोलैंड की डेफिनेशन पैगलर में चिपका के आओगे, पैगलर की डेफिनेशन रोलैंड में चिपका के आओगे। चलिए बात करते हैं अकाउंटेंसी की। हमने देखा बुक कीपिंग के बाद पहुँचते हैं अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी क्या है ज़रा समझो। अकाउंटेंसी क्या है, जहाँ पुस्तक पालन का कार्य समाप्त होता है वहाँ से लेखांकन का कार्य प्रारंभ होता है। ये तो वही बात होती है, जहाँ से तुम्हारी सोच खत्म होती है वहाँ से मेरी सोच शुरू होती है ना। जहाँ तुम सोचना बंद करते हो वहाँ मैं सोचना शुरू करता हूँ। तो ये वही हो गया कि जो अकाउंटेंसी होगी, जो लेखाकर्म होगा वो पुस्तकालय यानी कि बुक कीपिंग से बोलेगा बेटा जहाँ तुम सोचना बंद कर देते हो ना वहाँ से मैं सोचना शुरू करता हूँ। तो ये वही लाइन हुई कि जब आप बुक कीपिंग के काम को ख़त्म कर देते हैं उसके बाद आप अकाउंटेंसी के काम को शुरू करते हैं। बुक कीपिंग में किए गए रायते को समेटना है ना, उसे सिस्टमेटिक करना क्या कहलाता है, अकाउंटेंसी कहलाता है, मैं बोलूँगा, ठीक है। चलिए अब अकाउंटेंसी यानी कि लेखाकर्म के अंतर्गत मुख्यतः निम्नलिखित कार्यों को शामिल किया गया। अब फिर से इंपॉर्टेंट बात आ गई, हमने बुक कीपिंग में, हमने पुस्तक पालन में 4 तरह के कार्य देख लिए। जर्नल करना, लेजर में पोस्टिंग करना, योग लगाना अलग अलग लेजर्स का, और उसके बाद चौथा स्टेप जो था आपका वो क्या था, शेष निकालना। अब बात करते हैं अकाउंटेंसी की। तो अकाउंटेंसी का पहला स्टेप होता है पुस्तक पालक द्वारा किए गए कार्य की जांच हेतु तलपट बनाना। तो सबसे पहला काम जो अकाउंटेंसी में होता है वो होता है तलपट बनाना। तलपट को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फटाफट से लाइव चैट में सभी लोग बता दो। तलपट बनाना जिससे यह पता लगा सके कि समस्त व्यवहारों का लेखन ठीक ढंग से किया गया है अथवा नहीं किया गया है, ठीक है। व्यापार एवं लाभ हानि खाता तैयार करना, स्थिति विचरण बनाना जो वित्तीय स्थिति प्रदर्शित कर सके, भूल सुधार यानी कि रेक्टिफिकेशन करना एंट्रीज का, ये भी किया जाएगा, एडजस्टमेंट भी किया जाएगा यहाँ पर, और उपयुक्त लेखांकन पद्धति की संरचना जो है वो यहाँ पर अप्लाई करी जाएगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो की जाएंगी। मतलब ये सारे जो काम है ये किसके बाद किए जाएंगे, आपके बुक कीपिंग के बाद किए जाने वाले कार्य हैं साहब, ठीक है। चलिए सर ठीक है। तो अब यहाँ पर याद रखना, जो अकाउंटेंसी का काम करता है उसे हम क्या बोलते हैं, अकाउंटेंट बोलते हैं। मतलब जो लेखा बही का काम करता है, लेखाकर्म का काम करता है, उसे लेखपाल कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, लेखपाल कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं ऑडिटिंग। तो ऑडिटिंग को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, इसलिए मैं इसको स्किप करूँगा कि ऑडिटिंग क्या होती है। आपने अब बस एक चीज़ याद रखना कि जब आपने पुस्तक पालन कर लिया और लेखाकर्म कर लिया तो इन दोनों में आपने जो काम किए उन कार्यों की विस्तृत और आलोचनात्मक जांच को ही हम क्या बोलते हैं, ऑडिटिंग बोलते हैं। विस्तृत और आलोचनात्मक क्यों बोली गई ये समझिए। हम सभी ने देखा होगा कि जब भी कोई मूवी आती तो उसमें बोला जाता है क्रिटिक्स की रीडिंग ये है, या क्रिटिक्स ने ऐसा कहा है। क्रिटिक का मतलब होता है पहली चीज़ तो चीज़ों में कमियां निकालना, और ऑडिटर जो होते हैं ये कमियां निकालने के लिए ही तो आते हैं, आलोचना करने ही तो आते हैं कि भाई आपके खातों में ये कमी है, ये कमी है, ये कमी। वो तारीफ़ करने थोड़ी आते हैं। यदि ऐसा नेचर होता, आप समझने की कोशिश कीजिए कि तारीफ़ करने आते तो भाई 100 एंट्रियाँ अच्छी हैं, लेकिन इफेक्ट बुरा प्रभाव तो एक एंट्री से पड़ा ना। स्वच्छ एंट्रियों से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक खराब एंट्री भी स्वच्छ एंट्रीज के इफेक्ट को खराब कर सकती है। इसीलिए ऑडिट का काम है कि अपनी कमियों को निकालना। हम बोलते हैं ना, आप कितने भी अच्छे पद पे क्यों ना पहुंच जाएं, आप कितनी बड़े क्यों ना बन जाए। विराट कोहली का एग्जाम्पल देखें तो आज के समय शायद ही उनसे ज़्यादा कोई महान क्रिकेटर है, ठीक है। लेकिन आज भी बात क्या होती है, वो आज क्या बोलते हैं कि मैं अपनी कमियों को ढूंढ रहा हूँ, या मैं प्रैक्टिस क्यों कर रहा हूँ ताकि मैं जो छोटी छोटी गलतियाँ कर रहा हूँ वो कम कर दूँ, ठीक है। तो जीवन में फॉल डाउन ना आ पाए इसीलिए आप अपनी गलतियों को क्या करते हैं, धीरे धीरे दूर करते हैं। बच्चों क्या करते हैं, धीरे धीरे दूर करते हैं। हर एक गलती को पिक करते हैं और उन्हें अपने चरित्र से निकालने की कोशिश करते हैं, क्लियर। तो वही अकाउंटेंसी में ऑडिटिंग का काम होता है, लेखाकर्म में अंकेक्षण का यही कार्य होता है, ठीक है। इसको सीए के द्वारा किया जाता है। आगे की कहानी रहने देते हैं। इन्वेस्टिगेशन क्या होता है आप ज़रा समझिए। इन्वेस्टिगेशन कब होती है, आपने क्या किया, आपने पुस्तक पालन भी कर लिया, आपने लेखाकर्म भी कर लिया, उसके बाद जब उसकी अंकेक्षण हुआ, उसका ऑडिट हुआ, तो ऑडिट में पकड़ में आया कि भाई ये एक फ्रॉड हुआ है 50 रुपये का। जब ये 50 रुपये का फ्रॉड हुआ है तो भाई ये तो बड़ा फ्रॉड था।
तो क्या किया उस ऑर्गेनाइजेशन ने, इस चीज़ की रिपोर्ट किसको करी, पुलिस को करी या रिगार्डिंग एजेंसी को करी, तो उस एजेंसी ने इसके ऊपर जांच बिठा दी। उस जांच को क्या बोलेंगे, इन्वेस्टिगेशन बोलेंगे, अनुसंधान बोलेंगे। ठीक है, तो जब भी ऑडिटिंग के कार्य में, जब भी अंकेक्षण के कार्य में कोई फ्रॉड मिलता है, कोई बड़ा फ्रॉड मिलता है, उस फ्रॉड को किसी विशेष एजेंसी को जब आपको सौंपना होता है, और जब वो विशेष एजेंसी अपने सौंपे गए इस कार्य के लिए एक जांच दल गठित करती है, उसकी इन्वेस्टिगेशन कराती है, तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, अनुसंधान बोलते हैं, इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं। इन्वेस्टिगेशन में उसी चीज़ से संबंधित, जिस चीज़ की शिकायत आई होती है, उस चीज़ से संबंधित फाइलों को देखा जाता है, तलपटों को देखा जाता है, प्रमाणकों को देखा जाता है, ये सभी की सभी चीज़ें उसमें चेक करी जाती हैं। ठीक है, ये सभी की सभी चीज़ें जो हैं उसमें चेक करी जाती। तो चारों चीज़ें सही बच्चों को बहुत अच्छी समझ आ गई होंगी, चाहे वो अनुसंधान हो, चाहे वो अंकेक्षण हो, चाहे वो लेखाकर्म हो, चाहे वो पुस्तपालन हो। रिवर्स ऑर्डर में मैंने चारों नाम बोले आपके। चलिए अब बात करते हैं कि भाई भारत में लेखांकन के क्षेत्र में एकरूपता के प्रयास, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। तो यहाँ पर सबसे बड़ा रोल जो प्ले करता है वो कौन प्ले करता है भाई, ये करता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय चार्टर अकाउंटेंट अनुसंधान। ठीक है, इसने क्या किया, अब ये कई तरीके से काम करता है। ये कुछ नियम बनाता है, कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाता है, कुछ लोगों को शिक्षित करता है, उन्हें ट्रेनिंग देता है कि किस तरह से आपको एकरूपता लानी है, या इन नियमों को कंपनियों द्वारा फॉलो किया जाना चाहिए, पालन किया जाना चाहिए। यदि नहीं किया जा रहा तो आप लोग जाएंगे, ये चेक करेंगे कि इन नियमों का पालन हुआ है या नहीं हुआ है। तो जो एकरूपता बनाने का काम है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट या जैसे कई और संस्थाएँ भी करती हैं। तो यहाँ पर हम बात करें समय समय पर, ये जो है ICA जो है, ये समय समय पर अनेक मामलों में मार्गदर्शक टिप्पणियाँ तथा विवरण पत्र प्रसारित करती है। मतलब ये कि जैसे हम सभी ने देखा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट अपने वर्डिक्ट देता है ना। केशवानंद भारती केस में हमने देखा कि उन्होंने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया। क्लियर। तो इसी तरह से हर एक क्षेत्र की जो रेगुलेटरी बॉडी होती है ना, जो मुख्य संस्थान होता है, वो क्या करता है, समय समय पर निर्देश जारी करता रहता है ताकि उस क्षेत्र में चीज़ें व्यवस्थित ढंग से चलती रहें। तो ICA इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया जो है, ये क्या करता है, ये समय समय पर चार्टर अकाउंटेंसी के लिए, ऑडिट के लिए या अकाउंटेंसी में एक रूपता के लिए नियम जो है वो समय समय पर जारी करता रहता है ना। इसमें क्या होता है, इनके कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि इनके मानक मंडल होते हैं, जिसे हम बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड होते हैं, जो ये तय करते हैं कि देश में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कैसे होंगे, अकाउंटिंग कैसे चलेगी। इसके अलावा इनके अंकेक्षण व्यवहार समिति होती है, जिसे हम बोलते हैं ऑडिटिंग प्रैक्टिस कमेटी, जो ये निर्धारित करती है कि भाई ऑडिट का स्तर क्या होगा, ऑडिटर्स को किन किन रूल्स को फॉलो करना है, ऑडिट को किस प्रक्रिया में संपन्न किया जाना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें ऑडिटिंग प्रैक्टिस कमेटी के द्वारा करी जाती हैं। वहीं लेखा मानक तैयार किए जाते हैं, जिन्हें हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोलते हैं। अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमने पढ़े हैं। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के भी कई सारे पार्ट हमने देखे, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 और अभी लेटेस्ट 10 चल रहा है। क्लियर। इसके अलावा मानक अंकेक्षण व्यवहार, जिसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑडिटिंग प्रैक्टिस भी बोलते हैं। तो ये कई सारी चीज़ें ऐसी बनाई गई हैं जिनके द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया निर्धारित करता है कि अकाउंटेंसी ठीक ठाक तरीके से होती रहे और ऑडिटिंग यानी कि अंकेक्षण जो है वो ठीक ठाक तरीके से होता रहे। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, अंकेक्षण तथा आश्वासन मानक मंडल, किसका नाम बदल दिया गया है, अंकेक्षण व्यवहार समिति का। ऑडिट अंकेक्षण व्यवहार जो समिति है आपकी, है ना, जिसे हम बोलते थे ऑडिट प्रैक्टिस कमेटी, इसका नाम अब क्या बदल दिया गया है, इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड और AASB। मैं ये नाम क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये फुल फॉर्म आपसे पूछे जा सकते हैं, या किसका नाम बदला गया, तो ये भी आपको याद रखना है। इसी तरह मानक अंकेक्षण व्यवहार स्टैंडर्ड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, जो हमने देखा था, स्टैंडर्ड अकाउंटिंग ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस जो है, इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड AAS कर दिया गया है। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि किस किस का नाम बदला गया है। मैं यहाँ पर वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोट्स में लगा लो, नोट्स में लिख भी लो कि भाई कौन कौन सी बॉडीज़ हैं और किस किस का नाम बदल कर लिख दिया गया है। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन छपना तय है, ये आप मान के चलो। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन छपना जो है प्यारे बच्चों वो तय है। ठीक है,
अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट ईयर्स मैं आपको बताने वाला हूँ, वो ज़रूर नोट कर लेंगे आप लोग कि भारतीय चार्टर अकाउंटेंट संस्थान ICAI द्वारा निम्नलिखित मानक अंकेक्षण व्यवहार SAP स्टैंडर्ड ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस जो हैं वो बनाए गई हैं और AAS जारी किए गए हैं, जिन्हें अंकेक्षण तथा अभ्रसन मानक बोला जाता है। मतलब ऑडिटिंग एंड अकाउंटेंसी स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड ऑडिटिंग प्रिंसिपल्स कौन कौन से ज़रा समझ लो। तो SAP1 स्टैंडर्ड ऑडिटिंग प्रिंसिपल, जैसे हम बोला जाएंगे मानक अंकेक्षण व्यवहार 1 जो आया था वो कब आया था? 1985 में, अप्रैल 1985 में आया था। कब आया था? अप्रैल 1985 में। इसे बोला जाता है बेसिक प्रिंसिपल गवर्निंग एन ऑडिट। ठीक है, तो ऑडिट के बेसिक प्रिंसिपल इसमें दिए गए हैं। फिर SAP2 आया। SAP का फुल फॉर्म याद रखेंगे सभी लोग, स्टैंडर्ड ऑडिट प्रैक्टिस, मानक अंकेक्षण व्यवहार। ठीक है, इसका क्या था? ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यदि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड जो ऑडिट होता है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, किस तरह से होगा, कौन कौन से रूल रेगुलेशन फॉलो किए जाएंगे, ये SAP2 में बताया गया था। और SAP2 आया था अप्रैल 1985 में, ये भी आया था। उसके बाद SAP3 बात करता है डॉक्यूमेंटेशन की। SAP3 बात करता है डॉक्यूमेंटेशन की। ठीक है, तो पहले 3 की यदि मैं बात करूँ तो पहले 3 में इंपॉर्टेंट सबसे पहला और तीसरा है। पहला बोलते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। फर्स्ट वाला तो हमेशा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो SAP1 याद रखना है। SAP3 डॉक्यूमेंटेशन को डील करता है, जो कि जुलाई 1985 में आया था। ठीक है, इसके बाद हम पहुंचते हैं SAP4 पर। SAP4 कब आया था? तो SAP4 की यदि मैं बात करूं तो ये ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंसीडर करता है। मतलब कि एक ऑडिटर की क्या क्या जिम्मेदारियां होंगी संस्था के प्रति, अपने ऑडिट कार्य के प्रति। ये अप्रैल 2003 में आया था। ये रिवाइज्ड हो गया आया था अप्रैल 2003 में। SAP5 जो था वो ऑडिट एविडेंस था, जो जुलाई 1988 में आया था। ये ओरिजिनल 1985 में ही आ गया था, याद रखना। 1985 में ये ओरिजिनल आ गया था। अब आप बोलेंगे सर 88 बाद में या 2003 पहले, तो 85 में इसका ओरिजिनल वर्जन आ गया था, लेकिन 2003 में इसका अपडेटेड वर्जन आया, रिवाइज्ड वर्जन आया, तो उसको यहाँ पर लिखा हुआ है। रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, ये भी रिवाइज्ड हो गया था 2003 में। ठीक है, 2003 में, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। 7 की मैं बात करूँ तो 7 में बात करी गई है रिलाइंग अपॉन द वर्क ऑफ एन ऑडिटर। ठीक है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कितने स्टैंडर्ड आए, 8। तो आपको याद रखना है कि आज तक जो स्टैंडर्ड आए हैं वो SAP8 है, यूजिंग द वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट। ठीक है, जो कि 1991 में आया था। तो SAP कितने आए हैं? टोटल 8 SAP आए हैं। टोटल कितने स्टैंडर्ड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस हैं या जो मानक अंकेक्षण व्यवहार हैं वो कितने हैं आज के समय? तो 8 हैं, ये आपको याद रखने होंगे। कितने हैं साहब? 8 हैं, बिल्कुल दिमाग में छाप लो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अंकेक्षण के लाभ, एडवांटेजेस एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑडिटिंग, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इससे हम पढ़ते हैं कि भाई अंकेक्षण के क्या क्या लाभ होते हैं, फिर इनकी हानियाँ देखेंगे और आगे की कहानी को पढ़ेंगे। तो जर्नल एडवांटेज, सबसे पहले सामान्य लाभ की बात करें हम ऑडिट के, तो क्या क्या होते हैं सर? व्यवसाय की सही आर्थिक स्थिति का आपको ज्ञान हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, आप जब ऑडिट कराएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन एक्चुअल में क्या है। लेखों का विश्वसनीय होना, जब भी देखो ऑडिट कराई इसलिए जाता है क्योंकि जैसे मान लीजिए मैं हूँ एक कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो यदि उस कंपनी की बैलेंस शीट को ऑडिट कर लिया गया है और यदि किसी अच्छी फर्म के द्वारा ऑडिट करा गया है तो मैं उसके ऊपर ज़्यादा भरोसा करूँगा। ठीक है, तो लेखों का विश्वसनीय होना ये गारंटीड करता है एक तरह से कौन? ऑडिटर। गारंटीड तो नहीं करते हैं ना, गारंटीड तो नहीं करते, गारंटीड कहना वर्ड गलत होगा, बेसिकली ओपिनियन ही होता है उनका, लेकिन फिर भी एंश्योर तो लगभग कर ही देते हैं। कर्मचारियों की कार्यक्षमता में वृद्धि होती है ऑडिट के माध्यम से। त्रुटियों एवं छल कपटों पर आप नियंत्रण कर सकते हैं। हम सभी ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा है एरर डिटेक्शन एंड एरर कंट्रोल को। ठीक है, फ्रॉड्स डिटेक्शन एंड फ्रॉड्स कंट्रोल को पढ़ा हुआ है। इसके अलावा और क्या क्या हो सकते हैं सर? इसके अलावा हो सकता है इसमें प्रतिनिधियों के द्वारा व्यापार करने में लाभदायक होना, व्यापार के विक्रय में समय सहायक होना, दिवालिया घोषित करने में सहायक होना। दिवालिया घोषित कैसे? जब आप ऑडिट करेंगे और ऑडिट करने में आपने बता दिया कि आपकी जो टोटल लायबिलिटी है वो टोटल असेट से ज़्यादा हो चुकी है, तो ये तो ऑडिटर ही कंफर्म करेगा। जैसे ही ऑडिटर ही बैलेंस शीट में ये कंफर्म कर देगा तो आप अपने आप को दिवालिया घोषित कर सकते हो। तो दिवालिया घोषित होने में भी ये सहायता करता है। ऋण प्राप्ति में सुविधा, यदि आपकी बैलेंस शीट ऑडिटेड है, आपका जो प्रॉफिट है, सेल है, सब ऑथेंटिक है और अच्छा है, तो आपको लोन्स भी उसके बेस पर बहुत ईजीली मिल जाएंगे।
संख्या की साख में वृद्धि हो सकती है, क्षतिपूर्ति में सहायक होता है। ठीक है, तो बहुत सारे जो हैं बेनिफिट हैं यहाँ पर। ठीक है, अब हमने जर्नल देखा। अब इसके अलावा कुछ और दूसरे प्रोस्पेक्ट में हम लाभ देते हैं कि बड़े एकाकी व्यापारी मतलब सोल जो ट्रेडर होते हैं उनको ऑडिटर से क्या लाभ होते हैं, उनको ऑडिटिंग कराने से क्या फ़ायदे होते हैं, ज़रा उसकी हम बात कर लेते हैं। तो पहले ये समझ लो कि ऊपर जिन सामान्य लाभों का वर्णन किया गया वे सभी लाभ बड़े एकाकी व्यापारी को भी प्राप्त थे। मतलब ऊपर वाले लाभ हैं इनको प्राप्त हैं, ऑडिट से जो ऊपर वाले लाभ हैं वो इन्हें भी प्राप्त है, लेकिन कुछ अलग और लाभ कौन कौन से जो इन्हें मिलते हैं वो हम देख लेते हैं कि तुलनात्मक अध्ययन में सहायता मिलती है। न्यायालय में प्रमाण माना जाता है, जितने भी ऑडिटेड डॉक्यूमेंट होते हैं वो बड़े एकाकी व्यापारियों के लिए न्यायालय में सबूत के तौर पर काम करते हैं। ठीक है, साझेदार बनाने में सहायक होते हैं, क्योंकि आपकी बैलेंस शीट ऑडिटेड है और अच्छी है तो आप डेफिनेटली ज़्यादा इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ क्या कर सकते हैं, आकर्षित कर सकते हैं। ठीक है, मृत्यु निर्धारण में सहायक होना। साझेदारी संस्था को क्या लाभ होते हैं, ज़रा आप ये समझ लेते हैं। मतलब जो पार्टनरशिप फर्म्स होती हैं उन्हें ऑडिट से क्या क्या लाभ होता है, ज़रा ये समझते हैं। तो पार्टनरशिप फर्म्स को साझेदारी में परस्पर विश्वास